तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं कॉमर्स का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को जानने से पहले इसके कुछ निर्देश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मार्कशीट पर जो एग्जाम्स लिया जाएगा उसमें आपको ध्यान देनी है कि आपका जो नाम है, ठीक है, आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की जो तिथि है यानी किस डेट पर आपका एग्जाम्स लिया जाएगा, किस विभाग से है यानी कि आपका कॉमर्स है, साइंस है या आर्ट्स है वो आपको दर्शाना है, और किस विषय का एग्जाम्स लिया जाएगा उसको जो है मार्कशीट पर अच्छे से जो है आपको जगह पर जो है फिल करनी है, अच्छे से आपको वहाँ पे भरना है। साथ ही दोस्तों, आप अपना पूरा नाम का जो हस्ताक्षर है उसे मार्कशीट पर आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। बात करें आपके क्वेश्चन की, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर जो है 40 बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि सभी प्रश्न आप लोगों को करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न में जो है 4-4 विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे। इसमें जो है सबसे जो सही आंसर होगा उसको जो है आपको मार्कशीट पर गोले को काला या नीला करके जो है आपको फिल करना है, यानी कि आपको जो है नीला और काला बॉल पेन का ही उपयोग करनी है, पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा आपका रिजल्ट जो है पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी, रिपेंडिंग हो जाएगा। और दोस्तों, परीक्षा भवन छोड़ते समय जो है आपको मार्कशीट को जो है वीक्षक को लौटा देनी है, उसके बाद ही आप लोग जो है परीक्षा भवन से निकलेंगे। इन सभी बातों को जो है आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक जो है अपने माइंड में खोज लीजिएगा, क्योंकि ऐसी गलती आप लोग भूलकर भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पुस्तक पालन और लेखांकन का प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1494 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन दायित्व है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऋण पत्र जो है एक दीर्घकालीन दायित्व है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य में जो कम हो। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि दोस्तों लेखांकन सिद्धांतों में से जो है ये निवेशों के लिए, लेखापालों के लिए और अंकक्षेपों के लिए ये सभी चीज आते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 5वां नंबर कि किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई की अवधारण, ठीक है, यानी कि इंटिनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रोजनामचा में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 कॉलम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पष्टीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोलर बही के नगद खाने का शेष सदैव होता है, तो शेष सदैव क्या होता है? उसे हम लोग डेबिट कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता है ना कि डेबिट कार्ड ये इसी से जुड़ा हुआ है, नगद खाने को ही हम लोग डेबिट कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विक्रय बही में लिखा जाता है, तो विक्रय बही में जो है माल का सभी उधार विक्रय को लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है, तो देखिए दोस्तों यह जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है काफी वीबीआई है, इसको आप लोगों को जो है अच्छे से रट लेनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ होता है, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन शेष, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं फॉरबल बैलेंस, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब ग्राहक माल लौटाता है तब उसे भेजा जाता है, उसे क्या भेजा जाता है? जमा पत्र भेजा जाता है, यानी कि क्रेडिट नोट भेजा जाता है। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए अगर आप बैंक गए हैं और बैंक में कुछ आप पैसे जमा कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रेडिट करना कहते हैं, यानी कि जमा करना। और जब पूरी तरह से जमा हो जाता है तो बैंक के द्वारा जो है हमारे मोबाइल पर, हमारे नंबर पर जो है
एसएमएस आता है, जिसको कहा जाता है डेबिट यानी क्रेडिट मैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जिस ग्राहक माल लौटा दिया जाता है तो उसे क्या भेजा जाता है, उसे जो है जमा पत्र भेजा जाता है, क्योंकि उन्होंने जमा किया। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 5,000 रुपये का माल मुफ्त में नमूना के तौर पर बाजार में वितरित किया गया, रोजाना देखिए रोजाना मचा में प्रविष्ट होगी। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा क्या होगा कि यह जो है ना एडवाइजमेंट के लिए, ठीक है, एडवाइजमेंट के लिए जो है 5,000 रुपये पे कर रही है और परचेज के लिए जो है 5 रुपये पे की गई है। यानी कि ये जो है प्रचार विसार के लिए, यानी कि जो है किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे कोई एक माल हुआ उसका नमूना जो है बाजार पर लाया गया 5,000 के तौर पर, उसको कीमत कितनी है 5,000 है, तो वो एडवाइजमेंट कर रही है, यानी कि उसका जो है प्रचार विसार कर रही है, उसकी पूरी तरह से हर तरफ जो है उससे प्रचार किया जा रहा है। तो उसकी लागत बताई गई है कि 5,000 इसका जो है लागत है, और आप अगर खरीदेंगे तो इसका 5,000 में आपको जो है दे दिया जाएगा। यानी कि आपका जो है एडवाइजमेंट जो है वो 5,000 की है और परचेज भी जो है वो 5,000 की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। जितने भी छात्र अकाउंटेंसी के हैं उन सभी को मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर, कहता है कि तलपट किस प्रकार की शुद्धता को दर्शाता है। तो दोस्तों उसको कहते हैं अंक गणितीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तलपट है, तो तलपट क्या है, वो एक विवरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजन ने जो है 2,900 की माल बेचा, परंतु विक्रय बही में यानी कि जब विक्रय करता है तो उसे 9,200 रुपये लिखा गया, ठीक है, यानी कि विक्रय खाता में उसका जो है 9,200 रुपया लिखता है। तो अब ये क्या कहलाएगी, तो दोस्तों यह जो होगा क्या कि उसके हिसाब किताब में क्या है, अशुद्धियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा, हिसाब की अशुद्धियां, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ह्रास एक प्रक्रिया है, तो ह्रास क्या है, ह्रास आप लोगों को पता है ना, यानी कि ह्रास क्या है, यानी कि डिप्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, यानी कि डिप्रेशन क्या होता है, तो डिप्रेशन का इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपत्तियों के लागत को उनके उपयोगी जीवन में बांटने का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अप्रचलन के कारण मूल्य में कमी का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवनिर्माण एवं आविष्कार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसको सही आंसर अच्छे से रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन जो है 20,000 में खरीदी गई और क्रमागत ह्रास विधि से 20% वार्षिक की दर से जो है ह्रास लागत लगाया गया और तीसरे वर्ष के अंत में संपत्ति का मूल्य होगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी एक मशीन है, मान के चलिए कोई एक मशीन है जिसकी लागत जो है यानी कि जो खरीद का जो दाम है वो 20,000 है और उसे खरीदी गई है 20,000 रुपये में खरीदी गई, और क्रमागत जो है यानी क्रमागत जो है उसकी ह्रास विधि से जो है 20% वार्षिक दर से जो है ह्रास लगाया गया और तीसरे वर्ष के अंत में उसकी जो है संपत्ति का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 20% करके यहाँ पे हो रहा है, तो 20% करके यहाँ तो क्या हो जाएगा, घट रहा है, तो ये इसका जो आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 10,240 रुपया हो जाएगी, ठीक है, तीसरे वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर डी इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आयोजन है, तो आयोजन क्या है, आयोजन जो है एक प्रकार का लाभ के ऊपर प्रभार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डूबत ऋण या पर्याप्त ऋण से प्राप्ति। तो दोस्तों यह जो आंसर है ना, ये इसका आंसर आप लोगों को 100% पता होगा, क्योंकि ये जो है ना कई बार पूछा जाता है, यानी कि रिकवरी ऑफ द बेड डेबिटीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयगत प्राप्ति, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू रिसेप्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है विनिमय पत्र एक प्रकार का लेख पत्र है, तो कौन से प्रकार का लेख पत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा शर्त रहित जो है लेख पत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विनिमय बिल में पत्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि एक लेखक, स्वीकृता और प्राप्तकर्ता ये सभी होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नोटिंग व्यय का भुगतान बिल का धारक द्वारा किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वीकृता से, यानी कि ड्रेवी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये काफी बीबीआई है, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे दिया है कि ए ने बी पर एक बिल लिखा,
ए ने बी सी को बेचैन कर दिया, यानी कि जो है ए जो है बी को जो है बिल लिखा है और ए ने जो है सी को जो है बेचैन कर दिया और बिल का पर्याप्तता होगा। तो दोस्तों किस पर होगा, ये जो है सी पर ही होगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यह जो एक यहाँ पे कॉलम दिया गया है, ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक सूचना का आधार बनाया गया है, दिया है नीचे दिए दे तलपट की सूचनाओं के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 36 के लिए उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पे एक बार जो देख लीजिए, ये जो है तलपट का एक सूचना तैयार किया गया है जिसमें पूंजी, रहितोई, रोकड़, क्रय विक्रय, ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई है। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा। तो देखिए आप 25वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शुद्ध क्रय, तो शुद्ध क्रय नेट परचेज क्या है, तो नेट परचेज आपको यहाँ पे देखकर आपको बताना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखकर आपको बतानी है। तो चलिए मैं इसका बताते जाऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58,000 जो है ये शुद्ध क्रय यानी कि नेट परचेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध विक्रय यानी कि नेट सेल कितने हैं, वो 94,000 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है यदि अंतिम रहता 36,000 हो तो सकल लाभ होगा, तो यानी कि सकल लाभ यहाँ पे पूछा गया है यानी प्रॉफिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 10,000 और जुड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप इसमें देखेंगे जो आपकी यहाँ पे जो है ये आलेख जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसके अनुसार जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 46,000, यानी कि 36,000 पहले था और इसका सकल लाभ क्या हो जाएगा, 10,000 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि देनदारों यानी कि देनदारों पर 5% संचय बराबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपसार, देखिए उपसरण पर जो है 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम रहता 36,000 रुपये होने पर विक्रय लागत, तो इसका आंसर हो जाएगा 48,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चले, 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन चालू संपत्ति है, तो इसका आंसर दोस्तों इसमें से सभी जो है ये चालू संपत्ति है, यानी कि रहता हो गया, यानी स्टॉक हो गया, विविध देवनार हो जाएगा, डेबिटोर हो जाएगा, उसके बाद जो है ये है पूर्वदत्त व्यय यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये सभी जो है ये चालू संपत्ति है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यदि विक्रय मूल्य है 4 लाख रुपये और विक्रय लागत है 3,10,000 रुपये तथा परिचालन व्यय है 60,000 रुपये, तो सकल लाभ होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 90,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, कैसे इसका निकाला गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखांकन अवधि के अंत में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्रय किए गए माल पर धुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार खाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है, तो मॉनिटर जो है एक इनपुट उपकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो दोस्तों सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन से 2 अंक बाइनरी पद्धति में उपयोग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 01, ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है सही आंसर होगा 01। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उपभोक्ता, शुद्धता और पूर्णता ये सभी जो है विशेषताएं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन DBMS का उपकरण है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फाइल मैनेजर और डाटा शब्दकोश, ये दोनों यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि SQL का पूरा नाम है, तो SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताए हैं, 40 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेनी है और इससे आपके कई सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इनको अच्छे से रिविजन कर लेना। और आई होप दोस्तों आज इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।